T&T Hindi Tech. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, एसी विंडो एसी की सीरीज ये तीसरा पार्ट है। आपने इससे पहले 2 पार्ट देखे होंगे, जिसमें एक पार्ट में मैंने ऑयल डालने का तरीका, उसे फ्लश करने का तरीका बताया था, और दूसरे पार्ट में उसमें गैस चार्जिंग करने का तरीका बताया था, एम्पियर चेक करने का और वायरिंग के बारे में बताया था। अगर वो आपने दोनों वीडियो नहीं देखे तो इस आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि एसी की सर्विसिंग किस तरह से करते हैं। हालांकि आपने शायद बहुत सारे वीडियो देख रखे होंगे यूट्यूब पे, क्योंकि काफ़ी सारे फ्रेंडों ने यूट्यूब पे विंडो एसी की सर्विसिंग के बारे में डाल रखा है। मैं भी सेम वैसे ही बताने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ मैं आपको बेसिक्स बताऊँगा। अलग से सर्विसिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इसकी बेसिक्स बताऊँगा और टिप्स दूंगा कि आपको क्या क्या इसमें सावधानी रखनी चाहिए और किस तरह से इसकी सर्विसिंग करनी चाहिए, ताकि आपको सर्विसिंग के दौरान या उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। हालांकि विंडो एसी, जैसे मैं हमेशा आपके 2 वीडियो में कहा है, शुरू में भी और लास्ट में भी वीडियो के, कि विंडो एसी सब जितने भी होते हैं बिल्कुल सेम होते हैं, एज इट इज़ सारे पार्ट्स लगे हुए होते हैं, सेम चीज़ें होती हैं। खाली फ्रंट का जो पैनल होता है उसका डिज़ाइन, उसका मॉडल अलग होता है, लेकिन सेम इसी तरह से पीछे बैक साइड में कंडेंसर होता है, बीच में फैन मोटर होती है, और यही साइड में आपका कंप्रेसर होता है, और आगे की तरफ का पैनल बिल्कुल सेम होता है। बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है डिज़ाइन के हिसाब से, बाकी टोटली सेम होता है। तो अब इसमें हम करने वाले हैं सर्विसिंग, और मैं प्रॉपर जो है सर्विसिंग पानी से साफ करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसको ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो चीज़ें, बेसिक चीज़ें हैं, आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या क्या ख्याल रखना चाहिए हम एसी की सर्विसिंग जब पानी से करते हैं उस समय। तो चलिए मैं आपको पूरी डिटेल में यहाँ पास से दिखाता हूँ और आपको कैसे क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हमारे एसी के पास में, और सबसे पहले मैं इसका ये ऊपर का पैनल हटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और थोड़ा सा वीडियो काफ़ी हिलता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि मैंने कैमरा जो है हाथ में पकड़ रखा है, इसलिए। अब आपको सबसे पहले ध्यान में ये रखना है कि ये जो मोटर है पानी, इसे पानी से बचाना है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे कोई पन्नी हो जो इस तरह से लगाओ कि इसके ऊपर पानी गिरे तो वो नीचे साइड में बह जाए पानी, ताकि इसके ऊपर ना गिरे और कोई डिफेक्ट ना हो। तो इस तरह से इसमें पन्नी लगानी है। पन्नी ये देखिए आप, जैसे कि यहाँ पाइप के नीचे देखेंगे तो ये ट्रे जैसा बना हुआ है। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पानी यहाँ से नहीं बहेगा, लेकिन फिर भी हो सके उतना यहाँ से एक बार कोई कैरी बैग या कोई पन्नी टाइप में लगा के इसमें थोड़ा सा प्रोटेक्शन करना है। फिर उसके बाद आपको करना है कि कंप्रेसर के ऊपर अगर इस तरह की कैप है तो बढ़िया है, अगर नहीं है किसी विंडो एसी में कैप तो आपको कनेक्शन को निकालने हैं, और या हो सके तो इसके ऊपर भी एक पन्नी डाल के रख दे, ताकि पानी गिरे तो यहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा, अगर कैपेसिटर पूरी तरह से प्रोटेक्शन में है, यहाँ लगा हुआ हैंग हुआ, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ये कैपेसिटर में जैसे कि कैपेसिटर देख रहे हैं, इसके ऊपर एक रबड़ लगा हुआ होता है, कैप लगा हुआ होता है, और स्क्रू के साथ में फिट होता है। तो ये यहाँ पे इस तरह से हैंग हुआ होता है, ये इस तरह से। और इसका हैंग करने का ये ही है, यहाँ पे ये बेल्ट जो है यहाँ पे हैंग कर देता है, ये क्लैंप। अगर इस तरह से हैंग है तो ठीक है, नहीं है तो आपको करना ये है कि कैपेसिटर का कनेक्शन आपको हटाना है। अब आप सोचेंगे कि इसके अंदर ये वायर ऐसे के ऐसे लगानी है, क्या इधर लेफ़्ट की राइट में या राइट की लेफ़्ट में होगी तो प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 2 वायर है तो जैसे ये लगे हुए इस तरह से। और दूसरा आपको ध्यान रखना है यहाँ फ्रंट में इस पीसीबी का। देखिए मैंने इसे ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है, मैं आपको हल्के से खोल के दिखाता हूँ। ये मैंने खोल दिया। तो इस पीसीबी को बाहर निकालना है, और पीसीबी को बिल्कुल आराम से बाहर निकालना है। और आपको करना क्या है इसके अंदर, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और कुछ नहीं। तो ये देखिए, ये पीसीबी निकल गई, ये बैक साइड की वायरें हैं, और जैसा कि आप ये देख रहे हैं ये मोटर की वायर है। ये जो यहाँ पे ब्लेड है ये अब लेफ़्ट राइट होती है। तो इसमें आपको करना ये है कि इस पीसीबी को अलग करना है। अगर आप इस साइड से भी अगर पानी से धोते हैं तो
अगर आपको लग रहा है कि यहाँ से पानी से धोने की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ यहाँ बैक साइड से पानी से धोना है। जैसे कि ये कंडेंसर है, यहाँ से पानी से धोना है और यहाँ से प्रेशर मारना है। इसमें करना यह है कि इस बेस को जो है यहाँ से नीचे रहेगा और इस जगह से इसे ऊपर उठा के रखना, ताकि होगा ये कि जब आप इस तरफ से पानी से धोएंगे, इस एरिया को पानी से धोएंगे, तो पानी का जो बहाव है वो आगे की तरफ रहेगा। अच्छे से प्रेशर मारिए, अच्छे से धोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस जो मैंने प्रोटेक्शन मैंने बताई है कि यहाँ पे आपको पन्नी लगानी है, यहाँ पे पन्नी लगानी है, अगर आप इस एरिया को ही साफ़ करना चाहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हमें ये सामने से कूलिंग कॉइल भी साफ़ करनी है क्योंकि गंदी हो रही है, जाम हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से क्लीन है, इसलिए मैं इसे पानी से नहीं धोऊंगा क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ऑलरेडी मैंने जैसा बताया कि ऑलरेडी वीडियो है, मैं सेम वही चीज़ करने वाला हूँ, कुछ अलग नहीं करने वाला। बस आप यहाँ पे जो मेरी टिप्स जो मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ एडवाइस, उसे ध्यान में रखना है आपको। जैसे जैसे जहाँ से आप वायरें निकाल रहे हैं, जैसे कि ये टेम्परेचर सेंसर, ये 2 सेंसर लगे हुए हैं, इनकी वायर निकाल रहे हो, ये कनेक्शन है फ़ैन का, इसकी वायर निकाल रहे हो, ये कैपेसिटर है देखिए फ़ैन का, क्योंकि कई बार ये ख़राब हो जाता है, तो आपने कई बार ये जो चीज़ें हैं, कैपेसिटर ख़राब हो जाता है, कई सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। तो कैपेसिटर ख़राब होता है तो फ़ैन वर्किंग करना बंद कर देता है, तो इस कंडीशन में आपको कैपेसिटर ही चेंज करना पड़ता है। तो अभी बात करते हैं हम आगे। तो सबसे पहले जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ये सारी वायरें निकाल के अलग करना है इस पीसीबी को, और उसके बाद आप इसे पूरी तरह से पानी से धो सकते हो। बस जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई है कि फ़ैन के ऊपर प्रोटेक्शन रखना है और कंप्रेसर के ऊपर पन्नी लगानी है। बाकी आप जितना मर्जी प्रेशर के साथ में फ़ैन धोइए, ये कूलिंग कॉइल को अच्छे से प्रेशर के साथ धोइए, ये बैक साइड के कंडेंसर को भी अच्छे से पानी के प्रेशर के साथ धोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें आप कॉइल शाइन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आपने एक वीडियो देखा था जिसमें मैंने स्प्लिट एसी की सर्विसिंग की थी और उसके अंदर मैंने सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, तो इसे हटाएंगे तो अब आपके मन में एक विचार होगा कि हम इसे हटाएंगे तो कनेक्शन करते समय हमें प्रॉब्लम होगी। तो बिल्कुल हो सकती है कनेक्शन के द्वारा, लेकिन ये जो कनेक्टर आप निकाल रहे हो, इनका आपको छोटा सा 2-3 फ़ोटो खींचनी पड़ेगी, या आपको एक छोटा सा वीडियो बनाना होगा कि आप कौन से कनेक्शन कहाँ से निकाल रहे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे भी बहुत सारी वायरें लगी हुई हैं और सारे कनेक्शन इधर से ही होके निकल रहे हैं। तो ये सारे कनेक्शन हटाने से पहले आपको एक वीडियो बनाना होगा कनेक्शन निकालते टाइम पे, कि आपको ये पता हो कि मैं यहाँ से एक वायर निकाल रहा हूँ, यहाँ से एक वायर निकाल रहा हूँ, यहाँ से एक वायर निकाल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको पता हो और ये पीसीबी अलग हो जाए। बस यही करना है और उसके बाद आप बड़े ही आसानी से, बड़े ही आराम से इसे पानी से साफ़ कर सकते हो। अब आप कहेंगे कि ये कनेक्शन निकालेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। तो देखिए फ्रेंड, बड़े बड़े टेक्नीशियंस जो होते हैं, नई नई चीज़ें होती है, क्योंकि वायरिंग जो है हर डिवाइस के अंदर हर किसी का डायग्राम अवेलेबल नहीं होता कि कैसे पता चले कि कौन सी कलर की वायर किस जगह लगनी है, कौन सी कलर की वायर किस जगह लगनी है। ये हर किसी में डायग्राम नहीं होता, अगर होता है तो कई बार ख़राब होता है, कई सारी चीज़ें होती है। तो ये समझने को थोड़ा टाइम लग जाएगा, और उस टाइम से बढ़िया चीज़ जो है, आप इसका एक वायर निकालते समय वीडियो बना लें और उसके बाद जब वायर लगाएं तो एक एक क्लिप को आप देख देख के एक एक वायर को लगा सकते हैं। 2 से 3 मिनट का वीडियो, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ये बिल्कुल आसान तरीका है, बड़े बड़े टेक्नीशियन ऐसे ही करते हैं। जब भी आप कोई इस तरह की डिवाइस को वायर अलग कर रहे हैं, उसे रेक्टिफाई करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें वो करते हैं। तो हमें कोई शर्म नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं वायर निकालते समय और वायर लगाते समय वीडियो देख रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बार जब आपको वायरिंग के बारे में समझ में आ जाए तो ये चीज़ें आसान हो जाती, क्योंकि एसी जो डेली काम करने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, तो इनमें वायरिंग बहुत जल्दी समझ में आ जाती है अगर एक बार हम इसी चीज़ को लेके चलते रहें कंटिन्यू। तो अगर नहीं समझ में आता है तो सीधी सी बात है, आप छोटा सा वीडियो क्लिप बनाइए वायर निकालते समय, और उसके बाद जब लगाओ तो वीडियो देखते देखते आप वायरिंग कर सकते हो। तो चलिए मैं इसे वापस अंदर डाल देता हूँ। इसमें अभी हमने किसी भी वायर को निकाला नहीं है, क्योंकि हमें इसकी सर्विसिंग नहीं करनी है।
और एक चीज़, आपको लग रहा है ये पूरी तरह से क्लीन है, बस थोड़ी सी इसमें धूल है, तो इस धूल को ही हमें साफ़ करना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पानी के प्रेशर के साथ ही इसे साफ़ करें, आप ब्लोअर मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्लोअर मशीन हवा से धूल को उड़ाती है, उस ब्लोअर मशीन का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो विंडो एसी के अंदर। जो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा डस्ट नहीं है, जो गीली गीली डस्ट हो जो चिपक जाती है, वो इतनी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मट्टी मट्टी सी है। अगर आप इसे ब्लोअर से भी साफ़ कर दोगे, हवा का जो ब्लोअर आता है, एयर ब्लोअर, जो प्रेशर के साथ में हवा छोड़ता है और ये पूरी सारी जितनी भी इसमें धूल फंसी हुई है, मिट्टी फंसी हुई है, वो उड़ा देता है। तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है आपके सर्विसिंग के लिए। अगर आपका विंडो एसी बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल लग रहा है कि क्लीन है, खाली धूल मट्टी बैठी हुई है, उसे ही हमें साफ़ करना है, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ब्लोअर मशीन का, जिसमें आप ब्लोअर मशीन का इस्तेमाल करेंगे तो जितनी भी धूल मट्टी होगी, जितनी भी चोकिंग जगह होगी कंडेंसर के अंदर और यहाँ कूलिंग कॉइल के अंदर से, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बिल्कुल साफ़ है, इसलिए मैं ये सर्विसिंग करके आपको नहीं बताऊंगा। बस हल्की फुल्की धूल लगी हुई है, तो ये मैं अभी ऐसे ही झाड़ दूंगा, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं है इसे। और ये आज जाने वाला है, किसी को मैंने सेल आउट कर दिया है, और इसे मैंने वीडियो बनाने के लिए ही रखा था, और अब मैं इसे सेल आउट कर दिया है। कोई कस्टमर लेने के लिए तैयार है, तो ये आज या कल में ये चला जाएगा। तो फ्रेंड, काफ़ी सारी डिटेल थी जो मैंने जितनी हो सकती है उतनी दे दी। आपने इसमें वायरिंग के बारे में देखा, कंप्रेसर में किस तरह से ऑयल डालते हैं वो देखा, आप कंप्रेसर में ऑयल इस तरह से लगा हुआ है तब भी डाल सकते हैं। डिस्चार्ज लाइन को काटना है, कंप्रेसर को ऑन करना है, और सक्षम लाइन से आपको यहाँ से ऑयल किसी भी कटोरी में या किसी बॉटल में पकड़ लीजिए, वो ऑयल को अंदर सक कर लेगा और यहाँ पे जमा कर देगा नीचे। तो ये रोटरी कंप्रेसर है, इसमें इस यहाँ से ज़्यादा ऑयल नहीं होता है। तो काफ़ी सारी डिटेल है जो अब मैं आगे देखनी है वीडियो के द्वारा। और काफ़ी फ्रेंड कहते हैं कि ये चौक हो जाता है, तो फ्रेंड मैं ये जानता हूँ, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, कि 80% एसी जो है चॉकिंग नहीं होते। चॉकिंग होने का कारण ये होता है कि ऑयल, अगर इसके ये जो कैपिलरी लगी हुई है, इसके इस जगह मुंह के पास में ऑयल जमा हुआ है, यहाँ कूलिंग देखिए, ये यहाँ से आ रही है कैपिलरी और ये यहाँ लग रही है, ये कैपिलरी यहाँ अटैच हो रही है। तो 80% कम चांस होते हैं चौक होने के, बाकी 20% चांस ये होते हैं कि कैपिलरी में ऑयल जमा हो जाता है। यहाँ पे जो कूलिंग कॉइल है इसमें ऑयल जमा हो जाता है, उसके वजह से गैस को आगे पास होने में टाइम लगता है। और जैसा कि मैंने आपको एक फर्स्ट वीडियो में बताया था इसे फ्लशिंग करने का तरीका, तो उसमें से आपने देखा था कि इसमें ऑयल बहुत सारा निकला था, ऑयल जमा था, ऑयल इस कैपिलरी में से बाहर नहीं आ पा रहा था, इसके वजह से गैस पास नहीं हो रही थी, कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, हीट हो रहा था, ट्रिप हो जाता था। तो इस तरह इस प्रॉब्लम की वजह से कंप्रेसर पूरा ही ख़राब हो चुका था। तो ये सारी बेसिक प्रॉब्लम है। अगर आपको स्प्लिट या विंडो एसी में चॉकिंग की जो प्रॉब्लम आती है वो ऑयल जमा होने की वजह से, चाहे वो कंडेंसर में ऑयल जमा हो या कूलिंग कॉइल में ऑयल जमा हो, ऑयल ज़्यादातर जहाँ पे भी कैपिलरी लगी होगी वहीं पे उसके आसपास ऑयल जमा होगा। तो आप उसे फ्लश करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऑयल कितना सारा निकल रहा है, और ऑयल जमा होने की वजह से ही ये चॉकिंग की जो प्रॉब्लम है वो आ रही है। तो फ्रेंड, मैं इसे सर्विसिंग करके नहीं दिखा रहा हूँ, उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आपको जो मैंने टिप्स दी है, जो तरीका बताया है, बिल्कुल बेस्ट तरीका है, और हालांकि इसे सर्विसिंग करने की ज़रूरत नहीं है मुझे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। और बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको जो विंडो एसी के बारे में बतानी थी वो सारी डिटेल मैंने बता दी है। तो फ्रेंड, हमने इससे एक पीसीबी को बाहर निकाला है। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपकी अगर पीसीबी वर्क नहीं कर रही है तो हमें क्या चेक करना चाहिए, या पीसीबी डिस्प्ले आ रहा है और कंप्रेसर नहीं चल रहा है, बिल्कुल पूरी तरह से वर्क ही नहीं कर रहा है, तो कंप्रेसर बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा, तो यहाँ क्या करें,
ये तो कैपेसिटर है आपके फ़ैन का और 3 नंबर का कैपेसिटर है। और अगर फ़ैन मोटर काम नहीं कर रही है तो ये फ़ैन मोटर का ये कैपेसिटर एक बार चेक कर ले, क्योंकि कई बार ये ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से भी फ़ैन जो है काम नहीं करता। और दूसरा अगर जब आपका कंप्रेसर वर्क नहीं कर रहा तो ये यहाँ पे एक लगी हुई है रिले, ये देखिए। तो यहाँ से ये जैसे ही ऑन होता है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ सप्लाई लगी हुई है, ये लग रही है यहाँ पे सप्लाई, और यहाँ से ये ऑन करता है। ये जो पीसीबी है ये कुछ टाइम के बाद में इसे रिले को ऑन करती है और ये रिले कंप्रेसर को ऑन करता है यहाँ से। और आप देखेंगे कि यहाँ पे रिले के ऊपर जो है रेड कलर की वायर है, और आपने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे ये देखिए, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये रेड कलर वायर जो ओवरलोड में लगी हुई है और ओवरलोड से ये कॉमन में लग रही है, ये कॉमन में। तो इस तरह से ये पीसीबी काम करती है। कुछ टाइम के बाद रिले को ऑन करती है और रिले ऑन करते ही ये सप्लाई दे देता है कंप्रेसर को। और कई बार क्या होता है कि कंप्रेसर ऑन नहीं होता, तो उसका कारण होता है रिले। आप रिले में चेक कर सकते हो कि सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही। भाई इधर से सप्लाई आ रही है लेकिन इधर से नहीं आ रही, तो करना क्या है आपको? सिंपल है कि आपको यहाँ से ये रिले की वायर निकालनी है और यहाँ पे टच करके देखना है। अगर यहाँ इन दोनों वायरों को निकाल के आपस में टच करके देखना है कि ये सप्लाई दे रही है या नहीं। अगर इन दोनों को टच करने के बाद कंप्रेसर चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका ये रिले फॉल्ट हो चुका है, तो रिले ऑन नहीं हो रहा है इसके वजह से। और कई बार जब हमारी पीसीबी वर्क नहीं करती है तो क्या प्रॉब्लम होता है, पीसीबी अगर मान लीजिए डिस्प्ले, विंडो एसी में कई बार क्या होता है कि ये डिस्प्ले जो प्लेट होती है ये ख़राब हो जाती है। तो ये ख़राब होने की वजह से भी जो है पीसीबी वर्क नहीं करती। तो अगर डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आप पहले डिस्प्ले को भी रेक्टिफाई करें। और रेक्टिफाई करने से पहले आप ये देखिए कि ये जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है डीसी करंट का, 11 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, और इसमें 11 से 12 वोल्ट जो है पीसीबी में करंट चाहिए, डीसी करंट। तो तकरीबन नॉर्मली जो ज़्यादा जो करंट होता है तकरीबन 12 वोल्ट होता है, और ये पुराना मॉडल है इसलिए इसमें 11 वोल्ट का एक छोटा डीसी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। हालांकि आप इसे 12 वोल्ट भी दे सकते हो, और ज़्यादातर मैंने भी देखे है कि 12 वोल्ट का ही करंट इन्हें पीसीबी को मिलता है, चाहे वो विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो। और कई में जो है 18 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक भी डीसी करंट होता है। अब वो डिपेंड करता है कि एसी कितने टन का है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो 1 टन से 1.5 टन के लगभग आसपास जो है 12 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक ही पीसीबी में करंट चाहिए डीसी। अब कई बार जो पीसीबी वर्क नहीं करती उसमें ये ट्रांसफार्मर भी प्रॉब्लम होता है। तो अब आप ट्रांसफार्मर को किस तरह से आइडेंटिफाई करें? अब ये है ट्रांसफार्मर का, जैसे कि आप ये येलो वायर देख रहे हैं, ये है ट्रांसफार्मर की डीसी करंट के लिए। तो इसमें आपको मल्टीमीटर से चेक करना होगा डीसी करंट कि इसमें 11 वोल्ट, यहाँ जो 11 वोल्ट लिखा हुआ है वो 11 वोल्ट ये दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर नहीं दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये ट्रांसफार्मर फॉल्ट है और इसे हमें रिप्लेस करना है और फिर इसे चेक करना है। तो फ्रेंड ये जो है ये सारी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ विंडो एसी के अंदर, और सेम यही चीज़ें लागू होती है स्प्लिट एसी में भी। तो उसके बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो आपको कंप्रेसर जब चालू नहीं हो रहा तो सबसे पहले रेक्टिफाई करेगी रिले काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर फ़ैन मोटर नहीं चल रही है और कंप्रेसर चालू हो रहा है तो आप चेक करें कि यहाँ से जो कैपेसिटर से जो सप्लाई जानी चाहिए वो जा रही है या नहीं जा रही है। और कैपेसिटर बैकअप में 1-2 आप रख सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है पॉन्टन को 3 नंबर का लगता है, और 5 MFD का कैपेसिटर लगता है विंडो 1 टन 1.5 टन विंडो एसी में। और यही आउटडोर यूनिट जो स्प्लिट एसी के अंदर होता है उसमें भी लगभग 5 MFD का ही कैपेसिटर लगता है। तो इसमें MFD नहीं लिखा हुआ है, हालांकि इसे हम MFD ही बोलते हैं। जैसे 3 UF लिखा हुआ है तो हम इसे MFD ही बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। पीसीबी वर्क नहीं कर रही तो आपको देखना है ट्रांसफार्मर के वायर निकाल के चेक करो कि इसमें पूरा करंट जो डीसी करंट इस पर शो कर रहा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे करंट आ रहा है और डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो ये पीसीबी जो होती है विंडो एसी की ये ख़राब हो जाती है और ये रिपेयर नहीं होती। तो सिंपल सी बात है, इस तरह की पीसीबी आप निकाल के ले जाइए और साथ में लेके आइए। और कई फ्रेंड कहते हैं कि सर टेम्परेचर जो है कम ज़्यादा होता नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? तो ये है सेंसर की प्रॉब्लम।
ये देखिए, ये सेंसर की प्रॉब्लम होती है। ये टेम्परेचर सेंसर होता है और ये कूलिंग टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं इसे। अब कई लोग कई अलग अलग नामों से पुकारते हैं, मैं तो इसे कूलिंग टेम्परेचर सेंसर ही बोलता हूँ मैं इसे। और ये है रूम टेम्परेचर सेंसर, ये यहाँ पे बॉडी पे टच होता है। तो ये दो सेंसर आपको हर इसमें दिख जाएंगे, चाहे विंडो एसी हो या स्प्लिट एसी हो। तो ये दो सेंसर होते हैं और कई बार ये सेंसर ख़राब होने की वजह से भी जो है टेम्परेचर कम ज़्यादा नहीं होता, वो एक ही टेम्परेचर पे रहता है। तो इसे आप रिप्लेस करेंगे तो आपका टेम्परेचर जो है पूरी तरह से वर्क करने लग जाएगा। तो फ्रेंड, ये मैंने सारी चीज़ें आपको बेसिक चीज़ें बताई है। और पीसीबी वर्क जो है प्रॉपर तरीके से सबको नहीं आता है, मैं भी जानता हूँ, क्योंकि मुझे भी बहुत कम आता है। क्योंकि कई बार जो ये आप देख रहे हैं ये कैपेसिटर छोटे छोटे ये ख़राब हो जाते हैं। कई बार ये नीचे लगे हुए रेजिस्टेंस ये छोटे छोटे या आईसी ये सारी चीज़ें ख़राब होती है, तो ये हमें रिपेयर करने नहीं आती। एक चीज़ और होती है इसमें पीसीबी में, ये फ्यूज। और ये फ्यूज आपको हर एसी के पीसीबी में मिलेगा। देखिए, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये फ्यूज लग रहा है इसके अंदर। कई बार ये फ्यूज जो है किसी फॉल्ट की वजह से ख़राब हो जाता है और ये जो है करंट नहीं दे पाता। तो इसके वजह से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है। तो ये फ्यूज ख़राब क्यों हुआ है इसे भी आप देखें। और जब भी ये फ्यूज ख़राब हो रहा है तो ऐसा ही फ्यूज दोबारा लगा के देखें। अगर चालू होता है तो वेरी गुड, नहीं होता है तो आपको चेक करना होगा कि कहाँ फॉल्ट आ रहा है। क्योंकि अगर आप इसमें वायर लगा देंगे और फिर चेक करेंगे तो पता चला कि सारी पीसीबी ही ख़राब हो गई। तो इस तरह से हमें नहीं करना है, प्रॉपर तरीके से ही आपको काम करना है। तो फ्रेंड, ये बेसिक चीज़ें थी जो विंडो एसी के बारे में। और लगभग मैंने आपको सारी डिटेल जो थी मैंने बता दी। और रही वायरिंग और कंप्रेसर और वायरिंग के बारे में बात, जो इंडोर से आउटडोर की, वो बहुत जल्द मैं एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें बताऊंगा। तो फ्रेंड, आपने देखा मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने इसमें बताई है। बस आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसकी सर्विसिंग करें तो कंप्रेसर के ऊपर और फैन मोटर के ऊपर पानी ना गिरे। तो उसे प्रोटेक्शन करना है आपको किसी पन्नी के साथ में या कैरी बैग के साथ में। और हो सके उतना यहाँ की पीसीबी को निकाल लें, उसके कनेक्शन निकालने से पहले आप एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लें, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कनेक्शन करते टाइम पे। तो क्योंकि कई बार हम कनेक्शन हटा तो देते हैं लेकिन लगाते टाइम पे प्रॉब्लम हो जाती है। क्या पता पीसीबी ख़राब हो जाए, हम डीसी के जगह पे हम एसी करंट डाल रहे हैं और वहाँ से पीसीबी सड़ रही है, जल गई है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए क्योंकि वायर अलग अलग है, तो आप अगर वीडियो क्लिप बनाते समय 1 मिनट से ज़्यादा वीडियो क्लिप बनेगा नहीं। क्योंकि बड़े बड़े टेक्नीशियन होते हैं जो बड़ी बड़ी मशीनों के ऊपर काम करते हैं, तो वो ऐसी जो चीज़ें होती हैं, इस तरह की पीसीबी होती है, तो कनेक्शन हटाने से पहले वो लोग फ़ोटो खींच लेते हैं और उसके बाद में वापस जब लगाते हैं उस चीज़ को, तो फ़ोटो खींची हुई को देखते हुए उसे लगाते हैं। और काफ़ी सारी डिटेल है जो पीसीबी के ऊपर भी लिखी हुई होती है। और वहाँ पे जो नंबर्स होते हैं वो कोडिंग के हिसाब से होते हैं कि ये नंबर पे ये वायर लगेगी। तो ये सारी डिटेल जो है ये काफ़ी डीप अंदर तक की डिटेल है, डीप तक है। और हमें इतनी सारी डिटेल अभी पता नहीं चलेगी, क्योंकि नंबर जो पीसीबी के ऊपर होते हैं उस हिसाब से भी वायर लगती है और वो कोड वर्ड होते हैं इनके। तो वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे और काफ़ी टाइम है सीखने के लिए। और काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमें स्टेप बाय स्टेप सीखनी है। मैं आगे बताता रहूँगा क्योंकि अभी वीडियो ख़त्म नहीं होने वाले। और जहाँ तक है मेरा जो टारगेट है वीडियो का, तकरीबन 2000 वीडियो तक का टारगेट है। तो 2000 वीडियो में अब आप सोच लीजिए कि कितने सारे होम अप्लायंसेस, कितने सारे टेक्नीशियन और टेक्नोलॉजी के वीडियो आपको मिलने वाले हैं। तो अभी तो ऑनलाइन कमाई के वीडियो भी काफ़ी सारे बाकी है, क्योंकि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि ऑनलाइन कमाई के तरीके भी बताइए जल्दी से जल्दी। तो बहुत जल्दी बताऊंगा। तो आई होप फ्रेंड आपको इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। आप तीनों वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी इसमें जानकारी मिलेगी। किस तरह से कंप्रेसर लगाते हैं, किस तरह से इसके ऑयल डालते हैं, किस तरह से इसमें गैस चार्ज करते हैं, या किस तरह से कंप्रेसर इंस्टॉल करते हैं। सारी चीज़ें आपको अगर 1, 2, 3 पार्ट एक साथ देखेंगे तो आपको समझ में आएगी। तो तकरीबन 1.5 घंटे के आसपास का वीडियो होगा तीनों मिला के, तो इससे ज़्यादा वीडियो नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप प्लीज़ सारे वीडियो एक साथ देखें, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये मैं 100% कहता हूँ। तो काफ़ी सारे फ्रेंड मुझे कई सारी चीज़ें पूछते हैं कि सर बैक प्रेशर कितना होना चाहिए R22 का, क्योंकि
मैं इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियो बना रखे हैं। तकरीबन 50 से ज़्यादा वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे होंगे। आप वो वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी सारी डिटेल है। एसी के गैस का बैक प्रेशर कितना होना चाहिए, R22, R32, R410 का बैक प्रेशर कितना होना चाहिए, और अगर फ्रिज में आइस ज़्यादा जम रही है तो क्या प्रॉब्लम है, फ्रिज में अगर आइस कम जम रही है तो क्या प्रॉब्लम है। इसके लिए भी मैंने दो या तीन वीडियो बना रखे हैं। अब वो वीडियो अगर बारी बारी से देखेंगे, अगर होता क्या है कि कई बार हम वीडियो देखते हैं, ज़्यादा टाइम हो रहा है तो उसे फॉरवर्ड करके देखते हैं, तो आगे बढ़ा के जब वीडियो को हम देखते हैं तो कई सारी चीज़ें जो है बीच में छूट जाती है और आपको पता नहीं चलता, और उसी के थ्रू आप उसी वीडियो से रिलेटेड आप सवाल पूछ बैठते हैं। क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा है कई बार कि जो वीडियो आपने देखा है उसी वीडियो के ऊपर वो कमेंट आई है। जैसे कि एग्जांपल मैंने हाउ टू आइडेंटिफाई स्प्लिट एसी गैस प्रेशर, इस तरह का एक वीडियो डाला था, और उसके अंदर ही मेरे को कितने सारे कमेंट आए थे कि सर R22 का बैक प्रेशर कितना होना चाहिए, जबकि वो वीडियो मैंने उसमें बता रखा है पूरा टोटली। तो फ्रेंड, मैं यही कहूँगा कि प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको वीडियो ढूंढने में या परेशानी आ रही है यूट्यूब के अंदर, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे एप्लीकेशन की लिंक दे रखी है, आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसके अंदर वो आपको उस एप्लीकेशन के अंदर सारे वीडियो मिल जाएंगे। और वीडियो से पहले उसके ऊपर टाइटल होगा कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या है और क्या क्या मैंने इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ताकि आपको ये समझ में आए कि ये वीडियो हमारे लिए है या हम दूसरा वीडियो देखें। तो फ्रेंड, प्लीज़ हो सके उतना वीडियो देखें और उसके बाद ही सवाल करें, क्योंकि कई बार मेरे पास भी आपके सवालों के जवाब देने के लिए टाइम नहीं हो पाता है। और काफ़ी सारे फ्रेंड जो है मुझसे शिकायत करते हैं कि सर आपका जवाब नहीं आ रहा, आपका जवाब नहीं आ रहा है। तो उसके लिए आई एम वेरी सॉरी। तो कोशिश करेंगे कि सबके सवालों के जवाब देता रहूँ। तो फ्रेंड, आई होप आपको इन तीनों पार्ट में काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और इस वीडियो में भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। और आगे जब एक विंडो एसी आएगा तो उसकी सर्विसिंग करके मैं ज़रूर बताऊंगा कि उसमें सर्विसिंग कैसे करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।